एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। और लेट्स वेट फॉर 30 सेकेंड्स। एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लें सेशन को। हाँ जी, स्टार्ट करें आज का सेशन। तो एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। रिपीट दिस लाइन विद मी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ अस गेट व्हाट वी वांट इन लाइफ। चलो, तो सभी लोगों का वेलकम है। आज के सेशन में हम एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स का मिक्सचर करने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर को मद्देनजर रखते हुए हमने मॉक टेस्ट बनाया। एक हम मॉक टेस्ट आज करेंगे और एक मॉक टेस्ट कल करेंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स हैं इस सैटरडे और संडे। तो मुझे आपको एग्जाम से पहले पहले 3 से 4 मॉक टेस्ट करवाने हैं। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इनफैक्ट 3 मॉक टेस्ट हम आज वेंसडे है ना, आज भी एक मॉक टेस्ट करेंगे, कल भी एक मॉक टेस्ट करेंगे, परसों भी एक मॉक टेस्ट करेंगे। तो ये 3 मॉक टेस्ट हम एग्जाम से पहले पहले करेंगे। जो आपकी मेंस की क्लासेस मैंने शेड्यूल की थी उनको मैं अगले वीक लूंगी, बट इस हफ्ते हमारा पूरा फोकस रहेगा कि आप लोगों के जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है इस सैटरडे और संडे, आप लोगों का बहुत अच्छा हो। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, आप लोग मुझे हर पैटर्न के साथ अपना स्कोर बताओगे। मैं आप लोगों की कोई हेल्प नहीं करूंगी, चैट ऑफ रहेगी, कोई किसी की कोई मदद नहीं करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देती हूँ, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है आप सभी की आज के इस मॉक टेस्ट में, या आप एग्जाम देने जाओगे तो क्या स्ट्रैटेजी होगी। सबसे पहले हम ग्रामर वाले क्वेश्चंस करेंगे। ग्रामर में आपका एरर डिटेक्शन एग्जाम में आता है। 30 सेकेंड हर क्वेश्चन को देंगे। इसके बाद कोई मिससेलेनियस पैटर्न आया है, कोई फ्रेज रीअरेंजमेंट आया है, कोई वर्ड स्वैप आया है, कोई वर्ड ऑर्डर आया है, कोई मैच द कॉलम आया है, कोई वर्ड यूसेज आया है, स्टार्टर या कनेक्टर का क्वेश्चन आया है, वो करेंगे। 30 सेकेंड्स ईच देंगे। इसके बाद हम क्लोज टेस्ट करेंगे। 30 सेकेंड स्किमिंग में देंगे और 30 सेकेंड ईच क्वेश्चन को देंगे। इसके बाद हम पैराजम्बल्स करेंगे, 2 से 2.5 मिनट देंगे। और लास्ट में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, जिसमें 5 से 7 मिनट हम देंगे। तो ये सीक्वेंस रहने वाला है जिस ऑर्डर में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तैयार सभी लोग? मैं हर पैटर्न के बाद आपको समझाते हुए चलूंगी, जिससे कि आपको वहीं के वहीं पता लगे कि आपने क्या प्रॉब्लम, आपने क्या गड़बड़ करी थी, क्या मिस्टेक थी। हर पैटर्न के बाद आप मुझे अपना स्कोर बताते हुए चलेंगे और लास्ट में आउट ऑफ 30 सभी लोग मुझे अपना स्कोर बताएंगे कि आज के इस मॉक टेस्ट में आप सभी का क्या क्या स्कोर रहा। स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आप लोगों से चाहिए होगी, सभी लोग मुझे इस ईमेल आईडी पे, सपोर्ट जीमेल आईडी है बेसिकली ये, support@nimishabansal.com जीमेल पे आप करोगे। इस पे अपना एग्ज़ाम, आपका आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में है, कौन सी डेट को है, और आपका मोबाइल नंबर ज़रूर बताएंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। उसके बाद मैं आपको कांटेक्ट भी कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम का, कैसा हुआ आपसे पूछ सकूं। तो सभी लोग मुझे कौन सी डेट को है, कौन सी शिफ्ट को है, आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैं चैट ऑफ कर रही हूँ, अपने आप को गायब कर रही हूँ, जिससे कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे। सबसे पहले एरर डिटेक्शन क्वेश्चन करेंगे।
चलिए लेट्स डिस्कस दिस मॉक टेस्ट, देखते हैं क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। द इंटर्न्स वर इंस्ट्रक्टेड, इंटर्न्स को बोला गया कि वो अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर दें ऑफिस जाने से पहले, सही है। एवरीवन इन द ग्रुप, हर कोई जो ग्रुप में है, एवरीवन एक को दर्शाता है ना, तो इज आएगा। ईच, एवरी, ईदर और नीदर, इन चारों के साथ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर 1 हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। मतलब ये अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस या फिर कोई भी सिंगुलर वर्ब। न्यू पॉलिसी हाईलाइट करती है स्ट्रिक्ट पेनल्टीज तोड़ने के लिए, और कोई भी इंसान वर्क प्लेस के सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ता है तो। म्यूजियम ने एक नया विंग ओपन किया जो कि डेडिकेटेड था मॉडर्न आर्ट को और एक्सपेरिमेंटल मीडिया को, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आंसर वॉज बी। अगला, नीदर द वायलिनिस्ट, ना ही वायलिनिस्ट और ना ही कंडक्टर अवेलेबल था इवनिंग परफॉर्मेंस के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीदर नॉर जब भी लिखा होता है तो जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। कंडक्टर सिंगुलर था, वॉज लिखा हुआ था, बिल्कुल सही है। नीदर के आगे भी आर्टिकल था, नॉर के आगे भी आर्टिकल था, तो पैरलिज्म में भी कोई गड़बड़ नहीं थी। शी डोनेटेड सेवरल बुक्स, उसने बहुत सारी बुक्स डोनेट करी और जर्नल्स डोनेट करे पब्लिक लाइब्रेरी को अपने होम टाउन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मिलते हैं वंस अ मंथ, एक महीने में एक बार मिलते हैं, टू डिस्कस करने के लिए मेजर मीन्स बड़े बड़े डिसीजंस और पॉलिसी अपडेट्स। तो जो बोर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड है वो मिलता है, अच्छा मीट्स आएगा है ना। द बोर्ड कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है और कलेक्टिव नाउन एक ही यूनिट को दिखा रहा है कि सब के सब मिलते हैं। तो जब भी कलेक्टिव नाउन होता है और एक ही चीज पे काम कर रहा होता है, एक ही यूनिट को दिखा रहा होता है, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आएगा, तो ये गलत हो गया। जो स्मार्टफोन है उसमें एक वारंटी आती है जो कि कवर करती है एक्सीडेंटल डैमेज को और बैटरी इश्यूज को, बिल्कुल सही है। तो आंसर इज सी, सी वाला गलत है। अगला, इफ आई हैड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा साइंस, अगर मुझे डेटा साइंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती तो आई विल अप्लाई। कंडीशनल सेंटेंसेस गोल्डन रूल नंबर 3, अगर कंडीशन आपकी सिंपल पास्ट टेंस में है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, सिंपल पास्ट है, ये एक ही वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो रिजल्ट में हम क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। तो आई वुड अप्लाई, मैं रिसर्च फॉलोशिप के लिए अप्लाई करती यूनिवर्सिटी में बिना हेजिटेशन के, बिना झिझक के हुए। गलत हो गया ये, आंसर वैसे ए हो गया। एक बार आगे भी देख लेते हैं किसी और ने कोई और आंसर मार्क किया हो तो। एथलीट का जो डेडिकेशन था और जो हार्डवर्क था, इसकी वजह से उसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हुई चैंपियनशिप में। मैनेजर ने तारीफ करी टीम की एबिलिटी की कि वो प्रेशर को हैंडल कर पाए प्रोडक्ट के लॉन्च के दौरान। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज जो है ज़रूरी है लड़ने के लिए, कॉम्बैट मीन्स लड़ने के लिए क्लाइमेट चेंज से। तो आंसर क्या निकल गया, ए। स्ट्रक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रिक्ट मीन्स कठोर, स्ट्रिक्टर मीन्स और ज़्यादा कठोर। अगला, सेवरल कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया पोजीशन के लिए, उनके पास अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस थी और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्चर्स ने प्लान किया कि वो पब्लिश करेंगे उसकी फाइंडिंग्स को एक लीडिंग साइंटिफिक जर्नल में। अब कुछ बच्चों को ना यहाँ पे बी में एरर लग रहा होगा, बट बेटा बी में एरर नहीं है। रिसर्चर्स ने प्लान किया कि वो उसकी फाइंडिंग्स को पब्लिश करेंगे, ये हिज कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जरूरी नहीं रिसर्चर्स के लिए लिखा हो कि आप देयर कर दो। आई प्लान्ड टू सबमिट हिज असाइनमेंट, मैंने प्लान किया कि मैं उसका असाइनमेंट सबमिट करूंगी, तो ये हिज मेरे लिए नहीं है, किसी और का असाइनमेंट है जो मैं सबमिट करूंगी, मैंने प्लान किया। तो यहाँ पे रिसर्चर्स ने प्लान किया कि किसी और की रिसर्च फाइंडिंग्स को पब्लिश कर देंगे, तो हिज गलत नहीं है, देयर भी सही था लेकिन हिज भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉलंटियर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया रिलीफ मटेरियल फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को पूरी डिस्ट्रिक्ट में, सही है। स्कूल के प्रिंसिपल ने अनाउंस किया एक नया इनिशिएटिव बच्चों स्टूडेंट वेलनेस को प्रमोट करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर इज ई, ऑल आर करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट हैं। मैम क्वेश्चन नंबर 8 में वुड हैव क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता तो वुड हैव होता। पास्ट परफेक्ट टेंस कहता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहाँ यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ही नहीं। ग्रामर ग्रंथ का टेंसेस टॉपिक देखो बेटा एक बार, ये सिंपल पास्ट टेंस है। कंडीशन सिंपल पास्ट होता है तो रिजल्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मैम प्लान्ड आएगा, कहाँ पे प्लान्ड, कहाँ कहेगा, यहाँ पे क्यों, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिसर्चर्स प्लान कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट। पास्ट में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो, रीजन बताओ। प्रेजेंट को पास्ट क्यों करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिसर्चर्स ने प्लान किया कि वो पब्लिश करेंगे उसकी फाइंडिंग्स को, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है। आप गड़बड़ यही करते हो, जब कोई एरर नहीं मिल रहा होता मैम प्रेजेंट को पास्ट कर दो, पास्ट को प्रेजेंट कर दो, सिंगुलर को प्लूरल कर दो, प्लूरल को सिंगुलर कर दो, इन्हीं चारों में घूमते रहते हो जबकि कोई एरर नहीं होता है। स्टूडेंट वेलनेस स्टूडेंट एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, वेलनेस इज नाउ। चलो आगे बढ़ी, चलो। प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को बोला कि वो अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर दे नो लेटर देन मंडे, मतलब मंडे से ज़्यादा देर नहीं हो जानी चाहिए। प्रोफेसर ने क्या बोला कि भाई तुम अपने असाइनमेंट सबमिट कर दो, ठीक है सही लग रहा है। हार्डली ही हैड बिगन टू, अच्छा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, कोई भी सेंटेंस अगर हार्डली से स्टार्ट होता है, स्केयर्सली से स्टार्ट होता है, बेयरली से स्टार्ट होता है, रेयरली से स्टार्ट होता है, या फिर नो सूनर से स्टार्ट होता है, तो इन सब के साथ क्या लगाते हो, इन जस्ट सब के बाद आप डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, मतलब इन्वर्जन होता है। तो हार्डली हैड ही बिगन, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। तो मुश्किल से उसने शुरू ही किया था नई पॉलिसी को समझाना, जब बहुत सारे क्वेश्चंस ने मीटिंग के फ्लो को क्या कर दिया, खराब कर दिया। तो मुश्किल से उसने शुरू ही किया था, तो ये गलत हो गया। जो बेकरी है स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट में, स्ट्रीट के दूसरे एंड पे, वो बहुत सारी वेराइटी देती है बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड गुड्स की। तेज बारिश के बावजूद भी जो फुटबॉल मैच था वो स्केड्यूल के हिसाब से ही चला, तो आंसर इज बी। क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के पास आउट ऑफ 5। अच्छा नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है आपको, नेगेटिव मार्किंग का स्कोप नहीं है क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे स्किप करने का, आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है, तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, बट आपको यू हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन, यस। तो इसलिए जितने सही हो मुझे उतने ही मार्क्स बताना आप लोग, मैं उससे यही जज करूंगी कि आपके इतने क्वेश्चन सही निकले हैं। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस। पहले इन्हीं को कर लेते हैं, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को। हैरोइंग मीन्स जो बहुत दर्द दे, बहुत पीड़ा दे, डिस्टर्बिंग कह सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। तो नॉवल का जो दर्द देने वाला पोर्ट्रेयल था, मतलब उसने दिखाया मेंटल इलनेस को ऐसे, इसकी वजह से मुश्किल भी हो गया उसे और पढ़ने में मुश्किल भी हो गया, डिफिकल्ट भी हो गया, इंपॉर्टेंट भी हो गया पढ़ने में। सही लग रहा है तो। हमने एक हैरोइंग आफ्टरनून स्पेंड करी लेक में, कूल ब्रीज को एंजॉय किया ना, तो रिलैक्सिंग आफ्टरनून होगी ना, दर्द देने वाली आफ्टरनून थोड़ी ना है। नेगेटिव टोन का वर्ड है, टोन से भी कर सकते थे। वॉलंटियर्स ने काम किया इन दी हैरोइंग आफ्टरमैथ, मतलब अर्थक्वेक के बाद जो हुआ, जो कि बहुत दर्द देने वाली चीज थी, उसमें वॉलंटियर्स ने काम किया, वो ढूंढ रहे थे सर्वाइवर्स को। बिल्कुल मैच हुआ। तो आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। चलो अगला, नेक्स्ट वर्ड इज डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मीन्स स्किल्ड। यहाँ पे आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फंसाने के लिए एक चीज दी हुई थी, देखते हैं कितने बच्चे फंस गए उसमें। ज्वेलर इतना स्किल्ड था अपने टूल्स में कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स भी बना पा रही थी मेटल में, एक सिर्फ स्ट्रैंड ऑफ हेयर से। सही है, स्किल्ड थी। इंटर्न ने इतने अच्छे से हैंडल करी फाइल्स को, इसकी वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गए। तो अच्छे से हैंडल नहीं करी है, बहुत ही खराब तरीके से हैंडल किया है। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव टोन का वर्ड आएगा, पॉजिटिव टोन का नहीं आ सकता। डेक्स्ट्रस पॉजिटिव टोन का वर्ड है। शी स्पेंड आवर्स इन डेक्स्ट्रस प्रिपरेशन फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। स्किल्ड प्रिपरेशन क्या होता है भाई? डेक्स्ट्रस इज स्किल्ड, जो इंसान हाथ से स्किल को यूज करके काम करे। एग्जाम की तैयारी में स्किल्ड प्रिपरेशन क्या होता है? प्रिपरेशन एग्जाम की तैयारी होती है, एग्जाम की स्किल वाली तैयारी कौन सी होती है? तो ये तो नहीं है। आंसर इज व्हाट? आंसर इज ओनली फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन सी। हाँ, केयरलेस हैंडलिंग कह सकते हैं यहाँ पे, राइट। मेटिक्यूलस कह सकते थे यहाँ पे। मेटिक्यूलस मीन्स बहुत ही ध्यान से उसने प्रिपरेशन करी, डेक्स्ट्रस नहीं आ सकता। चलो फ्रेज रीअरेंजमेंट पे आ जाते हैं। फर्स्ट, दैट द सैटेलाइट हैड बीन सक्सेसफुली। हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सैटेलाइट को डिप्लॉय कर दिया गया है। तो एक तो मुझे ए और सी का पेयर समझ में आया, डिप्लॉयड मीन्स तैनात कर दिया गया है एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। ए और सी का पेयर समझ में आया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों को चेक कर लेती हूँ। EACDB को चेक किया, तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, कि जो सैटेलाइट है उसको सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया गया है ऑर्बिट में। ये कंट्री के मार्किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ये कंट्री के प्रोग्राम में। बिल्कुल मैच कर गया। जिन बच्चों ने डी आंसर मार्क किया है उन्होंने क्या गड़बड़ करी है, देखते हैं। कंट्री के स्पेस कम्युनिकेशन प्रोग्राम दैट दी सैटेलाइट, बी और ए का कोई पेयर ही नहीं था। आंसर वॉज सी। मैम ई और ए का भी पेयर था, राइट। अनाउंस्ड दैट, इन्होंने ये अनाउंस किया, राइट। ई और ए का भी पेयर था। चलो अगला, पॉल्यूशन जो हुआ है पिछले 10 सालों में, जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं किसके, द के बाद नाउन आएगा, है ना। तो बी और सी नहीं हो सकता। ऑफ द हार्म सफर्ड, हार्म का रिजल्ट क्या हुआ है, बी और ई भी नहीं हो सकता, है ना। और बी लास्ट में भी नहीं आ सकता, बी लास्ट में नहीं आ सकता, तो ये एलिमिनेट हो गया। बी और ई नहीं हो सकता, बी और ई नहीं हो सकता। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, BACED को। तो जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं पॉल्यूशन के पिछले 10 सालों में, AC डेकेड, द ट्रिब्यूनल इज करेंटली असेसिंग। तो जिनको ट्रिब्यूनल अभी इवेलुएट कर रहा है, ई नहीं, BAC, सॉरी, ये जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है पोल्यूशन के पिछले 10 सालों में, ड्यू टू द अनचेक्ड इंडस्ट्रियल, जो अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल हार्म है जो कि सफर कर रहे हैं लोकल कम्युनिटीज, दैट नहीं, BACED भी नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ करी है हमने, इसलिए चेकिंग भी जरूरी होती है। आप देख रहे हो, चेकिंग से मुझे पता चला कि मैंने कुछ गड़बड़ करी है। दोबारा देखते हैं। अनचेक्ड इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होगा, है ना। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो हुआ है, मुझे सी और ए का पेयर समझ में आया है। हाँ, सी और ए का पेयर समझ में आया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इन दोनों को चेक कर लेते हैं। अच्छा, बी लास्ट में नहीं आ सकता क्योंकि दा लिखा हुआ है,
तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसको चेक कर लेते हैं DBECA को। जो ट्रिब्यूनल है वो करेंटली इवैल्यूएट कर रहा है क्या कि लीगल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा किस चीज़ का, जो नुकसान सफ़र किया है लोकल कम्युनिटीज़ ने किस चीज़ की वजह से, अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से जो पिछले 10 सालों में हुआ है। बिल्कुल मैच हो गया, राइट आंसर इज बी। चलो अगला, लीडर्स ने जोर डाला सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द क्लाइमेट समिट ग्लोबल ऑफ द, अच्छा सिग्निफिकेंस ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट होगा, इंपॉर्टेंस जो है पेरिस अग्रीमेंट की। एक तो मुझे ए और सी का पेयर समझ में आ रहा है, एक और पेयर बना लेते फिर। ग्लोबल है, ड्यूरिंग द क्लाइमेट समिट, ग्लोबल क्या होगा, ग्लोबल एज मतलब बी और ई नहीं हो सकता, ग्लोबल ऑफ नहीं हो सकता मतलब बी और सी नहीं हो सकता, ग्लोबल कार्बन एमिशन हो सकता है, मतलब पहले एलिमिनेट करते हैं, बी और ई नहीं हो सकता ना, तो ये एलिमिनेट हो गया। बी लास्ट में भी नहीं आ सकता क्योंकि ग्लोबल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इन दोनों को चेक कर लेते हैं। वैसे इसमें ए और सी का पेयर दिया हुआ है तो पहले इसको चेक करते हैं, BACED को। तो क्लाइमेट मीटिंग के दौरान जो ग्लोबल लीडर्स हैं उन्होंने जोर डाला किस चीज़ पे, जो इंपॉर्टेंस है पेरिस एग्रीमेंट की उस पे, कि ये कलेक्टिव कमिटमेंट है किस चीज़ को कम करने में, कार्बन एमिशंस को कम करने में और प्रोटेक्ट करने में कमजोर इकोसिस्टम्स को। बिल्कुल मैच कर गया, आंसर इज डी। ये भी एक पेयर था, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। ई और डी का भी एक पेयर था। स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है सभी को मैं कैसे कर रही हूँ सॉल्व? एवरीवन, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि हमें कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। चलो, हैव डॉक्यूमेंटेड द रैपिड, रैपिड एडजेक्टिव है तो रैपिड क्या होगा, कोई नाउन आएगा इसके आगे ना। इलीगल पोचिंग एंड हैबिटेट एनक्रोचमेंट, उनका जगह उनसे छीनी जा रही है। एलिफेंट जो पॉपुलेशन है अफ्रीका में ड्यू टू, अच्छा ड्यू टू इन नहीं हो सकता मतलब सी और डी नहीं हो सकता, ड्यू टू हैव नहीं हो सकता मतलब सी और ए नहीं हो सकता, तो सी और डी और सी और ए को तो सबसे पहले हटाओ, सी और डी हट गया, सी और ए हट गया। अच्छा सी लास्ट में नहीं आ सकता, ड्यू टू नहीं हो सकता है ना, तो ये भी हट गया। चलो अब इसको चेक कर लेते हैं EDCBA को। डिक्लाइन ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट, ई के बाद डी, लार्जेस्ट इन भी नहीं हो सकता तो ये भी हट गया, तो आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई आंसर नहीं है, बट एक बार फिर भी आंसर निकाल लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि ई में भी था या नहीं। तो क्या होगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशंस है ना, तो ई और सी का पेयर था। तो जो डिक्लाइन हुआ है वन ऑफ द लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशंस का अफ्रीका में, क्यों हुआ है डिक्लाइन, क्योंकि इलीगल पोचिंग हो रही है, इलीगल पोचिंग हो रही है, उनका घर उनसे छीना जा रहा है, हैबिटेट एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो ECB का एक सीक्वेंस बना। अच्छा ये है कंजर्वेशनिस्ट ने डॉक्यूमेंट किया, कंजर्वेशनिस्ट प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आएगा, मतलब डी और ए का पेयर बना होगा, तो डी और ए का पेयर था और ECB था। अब देख लेते हैं कौन सा पहले आएगा, पहले इसको देख लेते हैं डी और ए। तो रिसेंट ईयर्स में कंजर्वेशनिस्ट ने डॉक्यूमेंट किया है क्या, जो रैपिड डिक्लाइन हो रहा है, मतलब DAECB वाज द आंसर। ये आंसर था, इसमें DAEBC था इसलिए ये आंसर नहीं। चलो EBC नहीं ECB। आगे बढ़ते हैं। हाँ डी वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है, राइट। जो बच्चे डी चेक कर रहे हैं, EBC नहीं बेटा ECB। लार्जेस्ट इलीगल पोचिंग नहीं हो सकता, लार्जेस्ट पॉपुलेशंस इन, लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशंस में डिक्लाइन आ रहा है। अगला, पर्सनल आइडेंटिटी, ट्रैवल हिस्ट्री रिकॉर्ड्स, एयरलाइन का जो कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम है, एक रीसेंट कैंपेन है। चोरी किसको करोगे, पर्सनल आइडेंटिटी को चोरी करोगे। एक मुझे सी और ए का पेयर समझ में आ रहा है। ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किया कि एक मेजर क्या, एक सिस्टम के ऊपर अटैक किया गया है। एक मुझे DBE समझ में आ रहा है, तो DBE समझ में आ रहा है, सी और ए समझ में आ रहा है, ये हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किया कि एक बहुत ही बड़ा सिस्टम को अटैक किया गया है हैकर्स के द्वारा। ये एक हिस्सा था एक कैंपेन का जिसमें डिजाइन किया गया था कि चोरी किया जाएगा इन सारे रिकॉर्ड्स को। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड, ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैम टाइम कम दे, नहीं बेटा मैंने आपको उतना टाइम दे जितना एग्जाम में मिलेगा, आपको इतने ही टाइम में प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में।
चलो, ऑल द बेस्ट।
चलिए, शैल वी डिस्कस? डन एवरीवन? ओके, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैराजम्बल ही कर लेते हैं डिस्कस। सबसे पहला स्टेप क्या था? सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना, तो हमने रीड किया। ऑन वेडनेसडे को लेबर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो साइट है जो कि गूगल पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की है, उसके ऊपर सेम रूल्स लगेंगे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे लग रहे हैं, जो इन सब पे लग रहे हैं लेजिस्लेशन के अंदर, जो कि लागू हो जाएगा दिसंबर से। ठीक है। एक यूट्यूब स्पोक्स पर्सन ने बुराई करी मूव की। कौन से कदम की? भाई स्टार्टिंग नहीं हो सकता। उसने बोला पब्लिक कमिटमेंट को ये ऑपोजिट कर रहा है। गवर्नमेंट ने बोला था कि यूट्यूब को एक एजुकेशनल रिसोर्स मानेगा, एक सोशल प्लेटफॉर्म नहीं मानेगा। ऑस्ट्रेलिया ने टेंशन्स बढ़ा दिए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है, उसका जो पहले डिसीजन था कि यूट्यूब को एग्जेम्प्ट किया जाएगा उसके सोशल मीडिया बैन से, बच्चों के लिए अंडर 16, उस चीज़ को रिवर्स कर दिया है। स्पोक्स पर्सन ने ऐड किया कि यूट्यूब जो है अपने आगे के कदम सोच रहा है और बातचीत कर रहा है सरकार के साथ, लेकिन कोई कमेंट नहीं दिया रिपोर्ट्स पे कि क्या लीगल एक्शन हो सकता है। एक तो मुझे क्यू और एस का पेयर समझ में आ रहा था अभी, है ना, अ स्पोक्स पर्सन और एक द स्पोक्स पर्सन। ठीक है। द लॉ रिक्वायर्स, लॉ क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स को ब्लॉक करना होगा अंडर 16 फ्रॉम क्रिएटिंग अकाउंट्स। वो अकाउंट्स क्रिएट नहीं कर सकते, या फिर उनके ऊपर इतना मिलियन US डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का फाइन लग जाएगा। ठीक है। अब कुछ कुछ पेयर्स बनाते हैं। यहाँ पे द साइट लिखा हुआ था, तो कौन सी साइट भाई? यहाँ पे द लॉ लिखा हुआ था, तो कौन सा लॉ? तो ये तो हमको समझ में आ गया कि आर जो है स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? चलो, अब अगली बात, लेबर गवर्नमेंट ने एक लॉ अनाउंस किया कि साइट के ऊपर सेम रूल्स लगेंगे। और कौन से रूल्स हैं वो? कौन सा लॉ है? लेजिस्लेशन मीन्स लॉ। कौन सा लॉ है वो? उस लॉ की एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां दी हुई है, मतलब पी और टी का भी पेयर था। तो सरकार ने एक लॉ अनाउंस किया, वो लॉ क्या है वो टी में दिया हुआ है। तो पी और टी का पेयर है, क्यू और एस का पेयर है। अब हमको बस ये चेक करना है कि पी और टी का पेयर पहले आएगा या क्यू और एस का पेयर पहले आएगा। तो आर से क्या लिंक्ड है कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो ऑर्डर उन्होंने पहले दिया था उसको रिवर्स किया जा रहा है। तो आगे इंफॉर्मेशन पी और टी में दे रखी है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो पी और टी पहले आएगा, क्यू और एस बाद में आएगा। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस है आपका आर पी टी क्यू एंड एस। मैम पी स्टार्टिंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द साइट, कौन सी साइट भाई? कौन सी साइट? किसके ऊपर सेम रूल्स लगेंगे? साइट का नाम ही नहीं है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा जिस भी बच्चे को डाउट है। सबसे पहली चीज तो द साइट, कौन सी साइट? द मूव तो कौन सा मूव? द लॉ तो कौन सा लॉ? द स्पोक्स पर्सन तो कौन सा स्पोक्स पर्सन? इन चारों में से कोई भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता था। स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? आर होगा। अगला कॉम्बिनेशन हमारा बना, एक स्पोक्स पर्सन ने बुराई करी, उस स्पोक्स पर्सन ने ये भी ऐड किया, मतलब एक कॉम्बिनेशन हमारा बना क्यू और एस का। अगला कॉम्बिनेशन, वेडनेसडे को लेबर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो साइट जो है उसके ऊपर सेम रूल्स लगेंगे। वो लॉ के अंदर जो दिसंबर से आएगा, कौन सा लॉ है वो टी में एक्सप्लेन किया गया। एक लॉ आएगा दिसंबर से, वो लॉ लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा? ये वाला लॉ लगेगा। तो पी और टी का पेयर था। अब हमको ये चेक करना है कि पी और टी का पेयर पहले आएगा या क्यू और एस का पहले पेयर आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया में ये होगा, तो गवर्नमेंट की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को आप कोई बात कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया ने कोई लॉ बनाया, मतलब गवर्नमेंट ने वहाँ की लॉ बनाया है। इसका मतलब आर का जो कॉम्बिनेशन है वो पी और टी के साथ है। और फिर यूट्यूब ने उसका क्या रिप्लाई किया? वो क्यू और एस में। कोई दिक्कत किसी को? एक बार फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं। आर पी टी क्यू एंड एस, बाकी कोई स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो नहीं सकता था। ये हमको पता चला स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक लॉ की बात की गई और वो यहाँ पे उस लॉ को एक्सप्लेन किया। यहाँ पे एक स्पोक्स पर्सन की बात की गई और यहाँ पे बताया कि उस स्पोक्स पर्सन ने क्या चीज़ ऐड करी। कोई दिक्कत किसी को? स्पोक पर्सन, कोई प्रॉब्लम? चलो, अब क्वेश्चंस तो कर ही लोगे, सीक्वेंस सही बना ली तो सारे सही निकल गए, है ना। आरपीटी क्यू एस सीक्वेंस की बात होती है हमें, फिर तो बता ही दोगे फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है। तो पी सेकंड हो गया, फोर्थ क्यू हो गया, फर्स्ट आर हो गया, लास्ट एस हो गया और थर्ड आरपीटी
QST हो गया। चलो अब आ जाते हैं क्लोज टेस्ट पे। ग्लोबलाइजेशन एक कैसा प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज को ही नहीं कनेक्ट करता, उसके भी बहुत परे चला जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच से करते हैं। प्रोसेस नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा और पॉजिटिव टोन का वर्ड आएगा, है ना, नेगेटिव टोन तो आएगी नहीं। रिप्रोच तो वर्ब होती है, आप किसी को रिप्रोच कर रहे हो मतलब उसको बहुत खराब खराब बोल रहे हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, बुराई कर रहे हो उस इंसान की। लीथल एडजेक्टिव होता है लेकिन ये नेगेटिव टोन का वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है डेंजरस। मल्टीफेसेटेड में जिसके बहुत सारे पहलू हैं, बिल्कुल मैच कर गया। डिम्यूनेटिव का तो मतलब ये भी नेगेटिव टोन का होता है, मतलब बहुत ही छोटा, ये भी एडजेक्टिव होता है और ये भी एडजेक्टिव होता है। तो आंसर इज व्हाट, सी। नेक्स्ट, ये किसके बारे में जो इंटरकनेक्शन बढ़ता जा रहा है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है कॉन्टिनेंट्स के बीच में, जहाँ पे इकोनॉमीज, कल्चर, सोसाइटी क्या हो रहे हैं, आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई वर्ड कनेक्ट करने वाला आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव ही आएगा क्योंकि इन सब की बात हो रही है, इन सारे नाउन्स की बात हो रही है। फॉर्मिडेबल तो नेगेटिव टोन का वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई चीज जो डरावनी है, थ्रेटनिंग है। हाँ, इंटरट्विन्ड का मतलब होता है कनेक्टेड। सेल्यूब्रियस, सल्लू भाई अगर रोज ब्रश करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, हाँ हेल्दी। रेलिंक्विश तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है त्याग दिया, उस चीज को क्या कर दिया, एब्डिकेट कर दिया, गिव अप कर दिया। स्ट्रेन कर रहे हो, किसी चीज से प्रेशर डाल रहे हो, है ना, प्रेशराइज कर रहे हो उस चीज को, स्ट्रेन कर रहे हो। तो आंसर इज व्हाट, बी। अगला, थैंक्स टू, टेक्नोलॉजी में थैंक्स कर रहे हो, पॉजिटिव टोन का वर्ड आएगा, क्या आएगा, नाउन आएगा। टेक्नोलॉजी में अचीवमेंट्स हो रहे हैं, ब्रेक थ्रूज, नाउन भी है, पॉजिटिव टोन का भी है, मतलब सक्सेसेस मिल रही हैं। रेपरकशंस तो नेगेटिव टोन का वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज के नेगेटिव रिजल्ट्स। पिटफॉल भी नेगेटिव टोन का वर्ड है, इसका मतलब क्या है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो खतरे हैं, पिटफॉल्स हैं, जो डेंजर्स हैं। एवर्जन भी नेगेटिव टोन का वर्ड है, इसका मतलब क्या, आप किसी चीज को डिसलाइक है आपके मन में, हेट्रेड है, नफरत है। एब्रोगेशन मीन्स आपने उस चीज को हटा दिया, रिपील कर दिया उस लॉ को, उस लॉ को क्या किया, एब्रोगेट कर दिया, क्या कर दिया, रेसेंड कर दिया, रिवोक कर दिया, मीन्स एनल कर दिया, नलीफाई कर दिया, हटा दिया उस लॉ को। तो आंसर इज व्हाट, ए, क्योंकि पॉजिटिव टोन का वर्ड आएगा। थैंक्स बोल रहे हैं, थैंक्स अच्छी चीज को बोलोगे, खराब चीज को नहीं बोलोगे, ये सारे नेगेटिव टोन के वर्ड्स थे। एज अ रिजल्ट जो एक्शंस हुए, चेंजेस हुए एक कंट्री में, वो क्या कर सकते हैं, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पूरे ग्लोब तक पहुंच सकते हैं, है ना। एक कंट्री के चेंजेस बाकी सब जगह भी पहुंच जाएंगे। कॉन्सिलेट करने का तो मतलब होता है आप शांति स्थापित कर रहे हो, है ना, रिस्टोर पीस। तो ये तो नहीं आ सकता। एक्सीड का मतलब क्या है, आपने उसकी बात मान ली। अगर आप किसी के सामने एक्सीड कर गए, इसका मतलब भाई जो तुम कह रहे हो मैं उस बात को मान जाता हूँ, अग्री कर गए, इसका भी कोई सेंस नहीं हुआ। एनर्वेट कर दिया, आपने किसी को थका दिया, किसी को क्या कर दिया, टायर्ड कर दिया। एनर्वेटेड शब्द का मतलब होता है कोई इंसान जो बहुत ज्यादा थका हुआ है, थका दिया मतलब उसकी एनर्जी छीन ली आपने, उस इंसान को कमजोर बना दिया कह सकते हैं, वीकन कर दिया। हाँ, रेवरबरेट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाना, कोई चीज फैल गई है मतलब स्प्रेड हो गई है। ऑर्डेन तो ऑर्डर देना होता है। आंसर इज व्हाट, डी। कोई परेशानी किसी को, एनीवन, एनी प्रॉब्लम। चलो अगला, ये जो इंक्रीजिंग क्या है, इंक्रीजिंग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताएगा, क्या चीज इंक्रीज होती जा रही है, ये शेप करता है, किस चीज को शेप करता है, जिस तरीके से नेशंस एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम तो यही बार पूरे पैसेज में यही कह रहे हैं कि आपस में इंटरकनेक्शन होता जा रहा है, आपस में इंटरकनेक्शन हो रहा है, तो इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है। आंसर इज ई। कंपाइलेशन का तो मतलब होता है इकट्ठा कर लिया आपने। इम्पीटस इज एनकरेजमेंट। असर्शन इज आप किसी बात को बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हो। कमेंडेशन तारीफ कर रहे हो। तो हम पूरे पैसेज में डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आंसर इज व्हाट, scores everyone in close test. Ready for the next and the last pattern, your favorite pattern, and that is reading comprehension. Chalo, all the best everyone.
हाँ जी, डन एवरीवन, कर लिया सभी ने, डिस्कस करी। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चंस को पढ़ा। इसमें वर्ड्स ऑफ द ईयर क्या रोल प्ले करते हैं। चलो, आई वुड लिटरली गो ऑन टू माई ग्रेव एज अ केयर टेकर, ये जब पैसेज पढ़ेंगे तब देखेंगे। रिलेशनशिप क्या है वर्ड ऑफ द ईयर में और वर्ल्ड के नेचर में, ठीक है। ट्रू और नॉट ट्रू वाले बताने हैं तो जब पैसेज करेंगे। इसमें ग्रामर में मिस्टेक बतानी थी। आई वुड लिटरली गो ऑन टू माई ग्रेव एज अ केयर टेकर, गो टू माई ग्रेव ना, ग्रेव मीन्स कब्र, मैं अपनी कब्र में केयर टेकर की तरह जाऊंगा, तो ऑन टू का तो मतलब ऊपर होता है, तो गो टू आना चाहिए। तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस नहीं लग सकता, वुड के साथ वेंट नहीं लग सकता, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस नहीं लगता, हाँ विल के साथ गो लग सकता है, गो टू भी लिखा हुआ है, तो आंसर इज डी। कोई प्रॉब्लम? चलो अगला, लेक्सिकल का मुझे सिनोनिम बताना था ना। लेक्सिकल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू वो वर्ड्स, रिलेटेड टू वर्ड्स, जो चीज शब्द से रिलेटेड हो वो लेक्सिकल होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। पिकेंट, पिकेंट वो चीज होती है जो आपको बहुत तेज चुभ जाए, वो चीज को क्या बोलते हैं, पिकेंट बोलते हैं, मतलब या फिर बहुत तेज आपके अंदर कुछ इमोशंस जनरेट कर दे, बहुत ज्यादा क्या कर दे, हाँ एक तरीके से स्टिम्युलेट कर दे आपके अंदर इमोशंस को, आपको एकदम दिल पे लग जाए वो चीज। एक और मीनिंग होता है जब खाने के लिए पिकेंट को यूज करते हैं, इसका मतलब स्पाइसी हो जाता है, नहीं हो सकता। रिटोरिक वर्ड का मीनिंग होता है स्पीच, स्पीच से रिलेटेड, और इसमें वर्ड से रिलेटेड है तो ये मैच कर रहा है। अच्छा यहाँ पे ना मुझे पार्ट ऑफ स्पीच देखने की जरूरत नहीं थी, अगर आप देखोगे ना तो पार्ट ऑफ स्पीच में रिटोरिक नाउन होता है जबकि लेक्सिकल एडजेक्टिव है, लेकिन फिर भी मैं इसमें रिटोरिक को क्यों आंसर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम नहीं पूछा गया, इसमें बोला गया सिमिलर है मीनिंग, एक जैसा है। सिनोनिम एंटोनिम नहीं पूछेगा, सिनोनिम एंटोनिम पूछा गया होता तो मैं कहती कि एडजेक्टिव का सिनोनिम हमेशा एडजेक्टिव होगा, नाउन का सिनोनिम हमेशा नाउन होगा, इसमें सिनोनिम एंटोनिम नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया कौन सा वर्ड सबसे सिमिलर है, सबसे आसपास का है। द नेक्स्ट वर्ड इज एसिमेंटिक, सिमेंटिक वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है, वो चीज जो वर्ड से रिलेटेड हो, वो चीज जो मीनिंग उसका कोई ना कोई मीनिंग हो। एसिमेंटिक मीन्स उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, लैकिंग मीनिंग, तो ये तो एंटोनिम जैसा लग रहा है, सिनोनिम तो नहीं, जैसा सिमिलर तो नहीं है, डिसिमिलर है, तो आंसर इज ऑप्शन ए ओनली बी, सिर्फ और सिर्फ बी आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए में कौन सा आ सकता है, वर्ड्स ऑफ द ईयर जो होते हैं वो कॉमन लैंग्वेज बन जाते हैं, एक इंटरनेट का क्या बन जाते हैं, आई वॉज हियर, एक इंटरनेट आई वॉज हियर ने क्या लिखा, मेटाफोरिकल बाथरूम स्टॉल ऑफ अ वर्ल्ड ग्रोइंग हार्डर टू रिकॉग्नाइज डे बाय डे, मतलब किसी ने वो चीज लिख दी, आई वॉज हियर मतलब एक वर्ड था आई वॉज हियर, वो लिख दिया बाथरूम की स्टॉल पे, लिख दिया, लिखने का वर्ड क्या होता है, स्क्रिबल करना होता है, स्क्रिबल इज लिखना, है ना। अनब्लेमिश का तो मतलब होता है जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो, वो चीज कैसी हो, फ्लॉलेस हो, कोई दाग धब्बा ना हो, तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ स्क्रॉल्ड का मतलब भी होता है ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी लिख दिया, तो इन दोनों का मतलब है लिख दिया, लिख दिया, तो आंसर क्या हो गया, बी ओनली ए एंड। चलो अब पैसेज पर आते हैं, बहुत प्यारा पैसेज था, आपको ना ये पैसेज करवाने का मेन मकसद क्या था आज, कि आपको वर्ड्स को देख के डरना नहीं है, जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता ना उसको छोड़ दो, ये स्ट्रैटेजी थी। रिसेंट ईयर्स में हमारे पास ये शब्द आया है, ये शब्द आया है, ये सारे शब्द आए हैं, मीनिंग नहीं पता कोई बात नहीं, छोड़ो। अब डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड की वजह से हमारे पास ये सारे वर्ड्स आ गए, स्ट्रेस है, जॉय है, खुशियों का, हमारे ट्रेडिशंस आ रहे हैं, तो इस साल के वर्ड्स कौन कौन से होंगे, इस साल के वर्ड्स क्या है, रिज वर्ड है, इसको लिस्ट ऑफ वर्ड्स में डाला गया, ये सारे वर्ड्स डाले गए, इन सारे वर्ड्स का मतलब ये है, इन सारे वर्ड्स का मतलब ये है, तो पैसेज बड़ा इजी सा था। पता है पैसेज क्या था, पैसेज ये था कि डिक्शनरी में नए नए शब्द आ रहे हैं और कुछ नहीं था, आपको नए नए वर्ड्स दिए हुए थे जो इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड हो रहे हैं, आपको नए नए वर्ड्स दिए हुए थे जो डिक्शनरी में ऐड हो रहे हैं।
और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था इस पैसेज में, आप सिर्फ इन वर्ड्स को देख के डर रहे थे, जबकि इन वर्ड्स का हमें मीनिंग जानना भी नहीं था। अब इन वर्ड्स के मीनिंग दे दिए गए कि लिस्ट में एक किंग भी है, प्रेसिडेंट भी है, डिजास्टर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, हमारे नेम्स कैसे शेप करते हैं, एक साइट भी है जहां पे वॉर चल रही है। ये सारे वर्ड्स स्टोरीज सुना रहे हैं। तो वर्ड्स ऑफ द ईयर कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्ड्स लिस्ट में आए हैं, वो उन सबका नाम दिया हुआ है। क्या आप समझ में आया सभी को कि इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स आए हैं, कौन कौन से लिस्ट ऑफ वर्ड्स आए हैं जो सबसे आगे हैं, उन सबके नाम दिए हुए हैं। मैम हम तो लोग तो एक एक वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे थे, नहीं समझना था इन वर्ड्स का मीनिंग, ये लिस्ट थी वर्ड्स की बस, कि ये वर्ड्स इंग्लिश में वर्ड्स ऑफ द ईयर में आ गए हैं, ये वर्ड्स नए ऐड हुए हैं, बस कुछ था ही नहीं। पैसेज पैसेज वॉज वेरी इजी, सिर्फ डरावना था, देखने में डरावना था बस, और कुछ नहीं था इस पैसेज में। चलो अब अगला पैसेज, अगला पैराग्राफ पढ़ो। ये वर्ड्स जो हैं हमको बातें बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, हमें आगे की सोच रखने को बोल रहे हैं। हमने प्रेजेंट तो एक्सपीरियंस नहीं किया, हमें आगे की तरफ भी लेके जा रहे हैं ये शब्द। और यहाँ पे पॉपुलैरिटी है, ना केवल कि वर्ड ऑफ द ईयर कौन होगा, बल्कि ये भी कि जब हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं, अच्छा ये वर्ड ऑफ द ईयर होगा, ये वर्ड ऑफ द ईयर होगा, ये वर्ड ऑफ द ईयर भी एक मिनी ऑस्कर सीजन जैसा हो गया है। तो जैसे ऑस्कर कौन जीतेगा, ऑस्कर कौन जीतेगा, ऑस्कर कौन जीतेगा, सब लोग ऐसे को एक्साइटमेंट रहता है ना, ऐसे ही जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो एंथुजियास्ट होते हैं उनको एक्साइटमेंट रहता है कि वर्ड ऑफ द ईयर कौन होगा, वर्ड ऑफ द ईयर कौन होगा। गूगल सर्च के जो ट्रेंड्स हैं उनको, मतलब एक तो आता है वर्ड ऑफ द ईयर और एक आता है गूगल सर्च में जो ट्रेंडिंग है। तो वर्ड ऑफ द ईयर जो है, फिर क्या होता है, जो भी वर्ड ऑफ द ईयर होता है वो लोगों की कॉमन लैंग्वेज बन जाता है। एक इंटरनेट आई वॉज हियर, मतलब मैं भी यहां पे था, वो लोग कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। इस बार CNN चाहता है कि आपको क्या लगता है कि आपका वर्ड ऑफ द ईयर क्या होगा और क्यों होगा। CNN ने इस बार एक क्विज करवाया और उसमें लोगों से पूछा कि आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है आपका वर्ड ऑफ द ईयर कौन होगा। तो लोगों के बड़े अजीब अजीब से आंसर्स आए, मेमोरेबल आए, यादगार डायरेक्ट आंसर आए, और कुछ केसेस में तो लोगों के आंसर्स ऐसे हैं जिन्होंने दिल तोड़ दिया। किसी इंसान ने बोला कि मेरा वर्ड ऑफ द ईयर केयर टेकर होगा। केयर टेकर बहुत अच्छी साउंड है उसकी, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है केयर टेकर वर्ड। ऑथर ने बोला अगर आपको 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल में केयर ही देनी होगी तो आप अकेले हो जाओगे। तो रीडर ने क्या बोला, केयर टेकर वर्ड तो मजा नहीं आया। ऊपर से ये जो कंट्री है, गांव में इतनी बूढ़ी होती कम्युनिटीज हैं, तो ये कोई सर्विस नहीं दे रही अपनी एल्डरली सिटीजन को। और जब मेरी केयर टेकर सर्विसेज लोगों को जरूरी नहीं होगी तो कौन केयर करेगा। ऑथर ने बोला मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मेरे तो बच्चे भी नहीं है, मैं तो इकलौता बच्चा हूं, तो जब मैं केयर टेकर सबका बना रहूंगा और जब मुझे केयर की जरूरत होगी, मेरी केयर कौन करेगा। मैं अपनी ग्रेव में भी केयर टेकर की तरह ही जाऊंगा, अपनी ही लास्ट में मैं अपनी केयर करता रहूंगा। पहले तो लोगों की केयर करूं और जब मैं मरने वाला हूंगा मैं अपनी केयर करूंगा, क्योंकि मेरे लिए केयर करने वाला तो कोई है नहीं। तो उसने बोला कि केयर टेकर वर्ड तो समझ नहीं आया। फिर दूसरे रीडर ने क्या बोला, उसने बोला हेट वर्ड को चूज करते हैं वर्ड ऑफ द ईयर। कौन सा वर्ड, हेट वर्ड। ये दुनिया में भी फैल रहा है और मुझे फ्यूचर का डर भी लग रहा है। फिर तीसरे ने क्या बोला, मुझे ना एक रिलेट वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, कि वर्ड ऑफ द ईयर किसको बनाते हैं, रिलेट वर्ड को बनाते हैं। 2023 ने हमको बता दिया कि कैसे लोग आपस में रिलेट करते हैं, कैसे चीजों में करते हैं। तो हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारा एक्सपीरियंस को क्रिएट करते हैं। तो ऑथर ने क्या बोला कि हर किसी के इंसान के वर्ड्स ऑफ द ईयर अलग अलग थे, और ये रिमाइंडर था कि लोग वर्ड ऑफ द ईयर वो नहीं बता रहे थे जो ऑनलाइन वो देख रहे थे,
वो वर्ड ऑफ द ईयर वो बता रहे थे जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। किसी इंसान ने केयर टेकर बोला तो वो उसका एक्सप्रेशन था। किसी इंसान ने हेट बोला वर्ड ऑफ द ईयर है तो वो उसका एक्सप्रेशन था। किसी इंसान ने रिलेट बोला तो वो उसका एक्सप्रेशन था। तो इंसान अपना एक्सप्रेशन बता रहे थे वर्ड ऑफ द ईयर में। तो वो वर्ड्स जो हमें बहुत प्यारे होते हैं या जिनको हम बहुत ज्यादा बोलते हैं वो हमारी जिंदगी बताते हैं। फिर इन सिलेक्शंस को एडिट किया गया क्लैरिटी ऑफ फ्लो के लिए और जो व्यूज है वो ऑथर के ही है। तो बेसिकली पैसेज में कुछ भी नहीं था। पैसेज में ऑथर ने पहले पूरी लिस्ट दी कि ये सारे के सारे वर्ड्स हो सकते हैं वर्ड ऑफ द ईयर, नए नए वर्ड्स का नाम लिया। फिर ऑथर ने बोला कि CNN ने एक सर्वे करवाया कि लोग आप बताओ आपके वर्ड ऑफ द ईयर क्या होंगे। तो किसी ने केयर टेकर बोला, किसी ने हेट बोला, किसी ने रिलेट बोला और ऑथर ने केयर टेकर वाले का तो बहुत मजाक उड़ाया। चलो अब क्वेश्चन का आंसर देते हैं। वर्ड ऑफ द ईयर का क्या रोल होता है? वर्ड ऑफ द ईयर क्या करते हैं? वर्ड ऑफ द ईयर बताते हैं कि आपकी सोच क्या है, आप किस चीज को सोच रहे हो। वर्ड ऑफ द ईयर क्या बताते हैं कि उस इंसान की सोच क्या है, उस इंसान ने जिंदगी में क्या क्या देखा है, उस इंसान का सच क्या है। तो वर्ड ऑफ द ईयर क्या बताते हैं कि उस इंसान की सोच क्या है, उस इंसान की जिंदगी में क्या क्या हुआ है, उस इंसान की सच्चाई क्या है। तो वर्ड ऑफ द ईयर प्ले क्या करता है रोल? एक डिलिनेटर। डिलिनेटर मीन्स शो करता है, टेम्पोरल मीन्स समय के साथ चीजें कैसे आगे बढ़ी हैं और क्या उनकी सच्चाई है। ये तो सही सा लग रहा है, कोई बात नहीं। दे फोर्ज, ये क्रिएट करते हैं एक शेयर्ड लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज का कोड, ये कोड बना देते हैं अमंग डेनिजन्स ऑफ द ऑनलाइन डोमेन। तो जो लोग ऑनलाइन रहते हैं उनके बीच में ही ये एक लैंग्वेज का कोड होता है। नहीं, ऑथर ने ऐसा बोला ऑनलाइन वालों के बीच में नहीं होता। डेनिजन्स मीन्स रहने वाले, तो इंटरनेट में रहने वाले लोगों के बीच में सबके लिए बोला था ऑथर ने। दे बोल्स्टर, बोल्स्टर मीन्स स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। किस चीज को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं? द अपील मीन्स दिख रहा है। लेक्सिकल मीन्स वर्ड्स से रिलेटेड। मैन्योवर्स मीन्स एक्सरसाइजेस, वर्ड की एक्सरसाइजेस अच्छी दिखने लगती हैं। इसमें तो लाइफ के ऊपर क्या रोल है ये तो बताया ही नहीं गया। दे प्रोग्नोस्टिकेट करते हैं, प्रोग्नोस्टिकेट मीन्स प्रिडिक्ट करते हैं। द इमिनेंट, इमिनेंट मीन्स अबाउट टू हैपन, जो आने वाले हैं। फेसेट्स मीन्स पहलू, एस्पेक्ट्स ऑफ देयर एवरीडे एग्जिस्टेंस। तो लोगों का जो रोजमर्रा का एग्जिस्टेंस है उसके वो आने वाले पहलुओं को प्रिडिक्ट करते हैं। वर्ड्स प्रिडिक्ट कैसे करेंगे? शब्द कुछ दिखा सकता है, शब्द कुछ शो कर सकता है, शब्द एक्सप्रेस कर सकता है। शब्द प्रिडिक्ट क्या करेगा कि आगे लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है। डी वाले बच्चों को महापापी अवार्ड दिया जाता है। आगे की लाइफ में क्या होने वाला है, आगे का क्या पहलू होने वाला है, वो शब्द कैसे बताएगा आज का वर्ड। चलो अगला। मैं खुद ही बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं अपनी कब्र में केयर टेकर की तरह ही जाऊंगा, मैं अपनी खुद का ख्याल मुझे खुद ही रखना पड़ेगा। तो ऑथर ने क्या बोला कि कौन सा, व्हाट इज द इम्प्लाइड सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है रीडर की चॉइस ऑफ द वर्ड केयर टेकर का। पहले मुझे बताओ सिग्निफिकेंस में ऑथर ने मजाक उड़ाया है या फिर ऑथर ने तारीफ करी है? इसको टोन से करते हैं। ऑथर ने बोला कि भाई केयर टेकिंग वाला जो काम है ना बड़ा अकेलेपन का है। अगर आप 24/7/365 केयर ही करते रहोगे तो आप अकेले पड़ जाओगे। आप इतने अकेले पड़ जाओगे कि जब आपको केयर की जरूरत होगी कोई नहीं होगा आपकी केयर करने के लिए। आपको खुद की केयर खुद करनी पड़ेगी। मुझे अपनी ग्रेव तक, अपनी कब्र तक केयर टेकर ही बनना रहना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में मैं अपनी केयर खुद कर रहा हूँ। चलो ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव है क्या? ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होपफुल नजरिया है क्या ऑथर का? नहीं। बहुत ही ज्यादा सोसाइटी का कंसर्न है ऑथर को ले, ऑथर को सोसाइटी की चिंता है क्या? नहीं, ऑथर को अपनी चिंता है, सोसाइटी की चिंता नहीं है कि बूढ़े लोगों के लिए सपोर्ट नहीं है तो इसलिए ऑथर को सोसाइटी की चिंता है। नहीं, ये दिखाता है, मिरर मीन्स शो करता है इंडिविजुअल का अंदर का कॉन्फ्लिक्ट कि भाई केयर गिविंग में अकेलापन बहुत है, इमोशनल चैलेंजेस बहुत है। बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल इनिशिएटिव तो बिल्कुल ही नहीं है। आंसर इज कितने लोगों का सही निकला? चलो अगला क्वेश्चन। पैसेज ने क्या रिलेशनशिप बताई है वर्ड्स ऑफ द ईयर के बीच में
और जो दुनिया का नेचर जो चेंज हो रहा है उसके बीच में ऑथर ने क्या रिश्ता बताया है? पहले बताओ क्या रिश्ता है? रिश्ता ये है कि ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत कॉमन हो जाएंगे, जो भी वर्ड ऑफ द ईयर बनेगा वो बहुत कॉमन हो जाएगा, लोग अपने आप को उसी वर्ड से एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे। अब आंसर बताओ, दोबारा से सॉल्व करो और आंसर बताओ। ये जो है लाइफ की स्पीड को कम कर देंगे क्या? इसका मतलब है रिड्यूसिंग। क्या ये वर्ड्स लाइफ की स्पीड को, रिदम को कम कर देंगे? नहीं। जो इतनी फास्ट स्पीड से चल रही है, स्पेस मीन्स स्पीड, तो कंटेम्प्ररी मीन्स मॉडर्न, तो जो मॉडर्न लाइफ इतनी फास्ट स्पीड से चल रही है ये फोर्स करेगी इंडिविजुअल्स को कि वो आर्टिकुलेट करें, स्पीक करें, बोलें और अपने आप को आइडेंटिफाई करें कॉमनली यूज एक्सप्रेशन से। बिल्कुल सही बात है। जो लैंग्वेज की जो स्ट्रैटेजी है कि हम वर्ड ऑफ द ईयर बना रहे हैं, इससे क्या होता है, जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे लैंग्वेज में, जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे लैंग्वेज में। पैसेज एंड डिटेल्स ही नहीं दी, नहीं पैसेज एंड डिटेल्स दी थी। आंसर इज व्हाट? बी। चलो अगला, कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं पैसेज के हिसाब से? सिलेक्टिंग अ वर्ड ऑफ द ईयर, एक वर्ड ऑफ द ईयर को सिलेक्ट करना एक मिनी ऑस्कर सीजन के जैसा है। बिल्कुल सही बात है। थ्रिल में उतना एक्साइटमेंट होता है जितना मिनी ऑस्कर में एक्साइटमेंट होता है। चलो, रीडर ने जो वर्ड हेट पिक किया था वो चिंतित था कि इसका कितना प्रिवलेंस है और कितने फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो जिस रीडर ने वर्ड कौन सा पिक किया, हेट, उसको उसने मेंशन किया था जब हम पढ़ रहे थे कि हाँ, कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सही है। जो पैसेज है वो बता रहा है कि रिस्क का मतलब होता है एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर बदलने वाला पोटेंशियल है। नहीं, रिस्क का तो मीनिंग कुछ और लिखा हुआ था ना जब हमने पढ़ा था। क्या लिखा हुआ था रिस्क का मीनिंग? अनसेटल्ड रिलेशनशिप टू कैरिज्मा, ये लिखा हुआ था रिस्क का मीनिंग। जो पैसेज में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो तो कुछ भी नहीं था। कंटेंशियस मीन्स कॉन्फ्लिक्टिंग, अनसेटल्ड मीन्स डिस्टर्बिंग, कैरिज्मा मीन्स एक तरीके से अट्रैक्शन। तो ये तो मैच नहीं किया, तो आंसर इज व्हाट? सी, बोथ ए एंड बी। चलो, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पैसेज कहता है कि वर्ल्ड ऑफ द ईयर को चूज किया जाता है जितनी उनकी पॉपुलैरिटी होती है उसके हिसाब से। क्या पॉपुलैरिटी के हिसाब से चूज किया जाता है? नहीं। ऑथर ने बोला हाँ, गूगल ट्रेंड भी एक और है जिसको चूज किया जाता है, लेकिन वो अलग है। वर्ल्ड ऑफ द ईयर को पॉपुलैरिटी के बेसिस पे तो चूज नहीं करते, ऐसा तो ऑथर ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि वर्ल्ड ऑफ द ईयर को पॉपुलैरिटी के बेसिस पे मेंशन करोगे। तो ए वाला तो हमें फॉल्स ही लग रहा है। चलो अगला देखते हैं। पैसेज इंडिकेट करता है कि जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर हैं वो स्पीड कम कर देते हैं लाइफ की। क्या लाइफ की स्पीड को कम कर देते हैं वर्ड ऑफ द ईयर? ऐसा भी कहीं ऑथर ने नहीं लिखा कि वर्ड ऑफ द ईयर स्पीड, लाइफ की स्पीड को कम कर देते हैं। पैसेज में बोला है कि जो वर्ड रिलेट है उसने नेगेटिव इंडिविजुअल एक्शंस को लेके आया था 2023 में। रिलेट वर्ड नेगेटिव चीजों को लेके आया था, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि रिलेट ने बढ़ा दिया था नेगेटिव इंडिविजुअल एक्शंस, कि नेगेटिव एक्शंस हो रहे हैं तो रिलेट वर्ड नहीं। रिलेट वर्ड का ये बताया गया था कि रिलेट से कनेक्शंस हो रहे थे, कंट्रीज में आपस में कनेक्शंस हो रहे हैं, तो रिलेट वर्ड था। नेगेटिव कहाँ से आ गया इसमें? ये भी फॉल्स है, सारे ही फॉल्स थे। तो आंसर इज डी, ऑल ए बी एंड सी, ऑल ऑफ देम आर फॉल्स। ये हमने कर ही लिया, ये हमने कर ही लिया। मजा आया आज के सेशन में? मैम पैसेज पढ़ के होश उड़ गए। रीजन क्या था? आप लोगों के एग्जाम से पहले मैंने आपको ये पैसेज क्यों कराया? इसका रीजन था कि एक बात जो मैं आप लोगों को क्लियरली बताना चाहती हूँ इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू, और वो ये है कि पैसेज में डिफिकल्ट वर्ड्स देख के कभी डरना नहीं है, कभी नहीं डरना, क्योंकि उन डिफिकल्ट वर्ड्स का कोई लेना देना नहीं होता क्वेश्चन के आंसर देने में। आपको सिर्फ पैसेज का ये समझ में आना चाहिए पैसेज कह क्या रहा है। तो डिक्शनरी में हमारे पास ये सारे शब्द थे, मुझे नहीं जानना इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। इस साल के डिफाइनिंग वर्ड्स क्या होंगे? एक लिस्ट आई शब्दों की, उस लिस्ट में ये सारे शब्द थे। तो बेसिकली हमें पैसेज को स्किम करना है, जो वर्ड का मीनिंग नहीं पता उस मीनिंग को नहीं, उस वर्ड को नहीं पढ़ना है,
ओवरऑल मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए पैसेज का कि व्हाट इज द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पैसेज, और एक वर्ड या 2 वर्ड या 5 वर्ड या 10 वर्ड जो पैसेज में लिखे हो वो मीनिंग के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे। चलो, अब क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के आउट ऑफ 30 आज के सेशन में? एक तो सभी लोग मुझे अपने स्कोर्स बता देंगे। व्हाट आर योर मार्क्स इन टुडेज सेशन एवरीवन? पासिंग मार्क्स आर 10, 10 नंबर आए तो आप पास हो गए हो। 10 से 14 के बीच में आए हैं आपके गुड है मार्क्स। 15 टू 20 के बीच में है, 15 टू 19 के बीच में है, वेरी गुड है। और अगर 20 या 20 प्लस है तो एक्सेलेंट स्कोर है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके मार्क्स कैसे हैं। पेपर इससे बहुत इजी आने वाला है, तो पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी। एक मॉक टेस्ट आज कराया, 2 मॉक टेस्ट और कराऊंगी। अच्छा, कल आपकी परफेक्शन की क्लास नहीं होगी, मतलब एप्लीकेशन पे नहीं होगी। कल की परफेक्शन क्लास आपकी यूट्यूब पे होगी। तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल सभी ने ज्वाइन किया हुआ है ना, इंग्लिश विद निमिषा बंसल, उस पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कितने बजे होगी परफेक्शन यूट्यूब की क्लास और कहाँ पर होगी। आई विल इन्फॉर्म यू ऑन टेलीग्राम चैनल। तो कल की क्लास आपके यूट्यूब पे होगी, जहाँ पे हम दूसरा पेपर करेंगे और तीसरा पेपर हम परसों करेंगे यहीं परफेक्शन में। ठीक है? और कोई दिक्कत दुविधा परेशानी किसी को नहीं है? सेशंस में मजा आ रहा है? हाँ, कल की क्लास आशीष सर के साथ होगी, राइट? कंबाइंड होगा पूरा का पूरा मॉक टेस्ट। पहले क्वांट्स का होगा, फिर इंग्लिश का होगा, फिर रीजनिंग का होगा। इस तरीके से होगा। तो मेरे ख्याल से आशीष सर अपनी क्लास 10 बजे स्टार्ट करेंगे। वो कितने बजे ओवर करते हैं उसके जस्ट बाद आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 11 या 11:30। मतलब जब भी वो ओवर करेंगे वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं तुरंत इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर दूंगी। और जैसे ही इंग्लिश की ओवर होगी फिर रीजनिंग की स्टार्ट हो जाएगी। मतलब पूरा 100 मार्क्स का कल आपको एक कंप्लीट पेपर करवाया जाएगा। यस, चलो, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी गुड विशेस हैं आप सभी के लिए। अभी वेंसडे है, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन और है हमारे पास। और जो पैटर्न्स मुझे लग रहे हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो वर्ड्स आ सकते हैं वो मैं सारे पैटर्न्स कल और परसों की क्लास में और इंक्लूड कर दूंगी। ये 3 मॉक टेस्ट जरूर करके जाना एग्जाम से पहले, है ना? बहुत कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you, God, for my parents, for my teachers, for my family, and each and everyone in my life. Thank you, God, for making me physically, mentally, and emotionally strong. Thank you, God, for the food that I eat, for the place that I live in, and everything that you have given me. Thank you, God, for helping me throughout my journey. Thank you, God, for making me a hardworking person. Thank you, God, for everything. Bye bye, everyone.